हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। तो हम कर रहे थे सैम्पल पेपर क्लास 10th का, जो कि आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। तो इसका सेक्शन सी आज हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी में 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और ये 31 क्वेश्चन तक चलेगा। इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी में आपके। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे 26 to 31 और हर क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं अपना इस सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ये आपका रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जब चैप्टर करवाया हुआ है तो हमने किए हुए हैं, आज रिवाइज हो जाएगा। प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल के साथ एक और टर्म होती है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 3/2, 6/3 या 6/3 या 2/1 ही हो जाएगा। तो ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, और जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। और हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो √3 को इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अजम्पशन लेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। हम इसमें प्रूव करेंगे जो √3 है रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा? इरैशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ p और q क्या है? वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स क्या होते हैं? कोप्राइम्स वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, अदर फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो p = √3q हम लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आ जाएगा p² = 3q²। अब आप यहाँ से अगर देखोगे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अगर आप यहाँ से देखोगे हम कह सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाय 3। अगर p² 3 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी तो उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 9 इज डिविजिबल बाय 3 तो 9 का स्क्वायर 81 भी तो 3 से डिविजिबल होगा। या हम बोल सकते हैं अगर 81 डिविजिबल है 3 से तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा। राइट, तो हम कह सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। राइट, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, सो वी कैन राइट p = 3r। इसको हम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। r क्या है? फॉर सम इंटीजर r इज एनी इंटीजर। राइट, अब r एक इंटीजर है तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू हमने ली है p = 3r, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। Substituting the value of p in equation 1 क्या होगा? p² = 3q²। p की जगह हमने लिख लिया 3r² = 3q²। इसको करेंगे 9r² = 3q²। ये हो जाएगा 3r² = q²। इतना हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि q² जो है 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर q² इज डिविजिबल बाय 3। वही जो हमने यहाँ किया था। ठीक है, q² इज डिविजिबल बाय 3। अगर q² 3 से डिविजिबल है तो
Q is also divisible by 3. हमने अभी बात की थी ना कि अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा. अब देखो Q is also divisible by 3, P is also divisible by 3, but P and Q are co-primes, तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. Therefore P and Q have at least 3 एज अ कॉमन फैक्टर. मतलब उन दोनों का P और Q जो हमने को प्राइम माने थे उनका 3 नंबर है वो तो कॉमन फैक्टर हो गया. P का भी कॉमन फैक्टर हो गया और Q का भी कॉमन फैक्टर हो गया. एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम्स. हमने माना है कि P एंड Q क्या हैं, को प्राइम्स हैं, बट P और Q का तो 3 जो है वो 3 नंबर जो है कॉमन फैक्टर हो गया. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that P and Q are co-primes. So we can say that our assumption is wrong. So our assumption is wrong and we can say root 3 is not a rational number, it is an irrational number. Clear है? समझ में आया? हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है. हम सपोज कर लेते हैं रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. स्क्वायरिंग करेंगे तो P इज डिविजिबल बाई 3 आ जाएगा. अब इसको हम इंटीजर, एक और इंटीजर ले लेते हैं, P इज इक्वल टू 3R लिख लेते हैं. ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 3R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर. इससे हमने प्रूफ कर दिया कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. P एंड Q का दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हो गया, बट हमने सपोज किया था P एंड Q आर को प्राइम्स, इनका कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1. बट हमने यहाँ देखा है कि इसका कॉमन फैक्टर कम से कम 3 तो होगा, कम से कम 3 तो है ही है, और भी कोई हो सकता है बट कम से कम एक तो और अदर फैक्टर हो गया. हमने प्रूफ कर दिया, तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई जो हमने assumption ली थी. तो हम कह सकते हैं रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है आपका. जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और इसमें हाईएस्ट डिग्री जो x जो भी वेरिएबल है x और y उसकी डिग्री 2 होगी और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा. तो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है? Ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. तो हम क्या करेंगे, इसमें जीरोस निकालेंगे. जीरोस निकालने के लिए आपको एक मेथड बताया है. आप कैसे निकालते हैं जीरोस? जो मिडल टर्म होती है उसको आप स्प्लिट करोगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा जैसे 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, और मिडल टर्म में आपका कोएफिशिएंट क्या है 4. तो आपको मिडल टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म आए, मिडल टर्म आपकी आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, और मल्टीप्लाई करके आए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई. ठीक है, तो मिडल टर्म हमारी 4 है. 4 को कैसे स्प्लिट करेंगे? तो मल्टीप्लाई करके 4 आए, 2 और 2, दो ऐसे फैक्टर्स है ना 2 और 2, बट हमें यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए. तो -2 और -2 अगर हम ऐड करें, -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4 बनेगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 कितना बन जाएगा? +4. तो हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे -2 एंड -2. स्प्लिट कर देते हैं. फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, थर्ड टर्म एज इट इज लिखेंगे, जो मिडल टर्म है उसको लिख देंगे -2s. फैक्टर्स के साथ जो वेरिएबल होगा वो लिख देंगे. कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या आएगा 2s, बीच में बचेगा 2s माइनस 1. यहाँ से कॉमन आएगा -1, 2s माइनस 1 बच जाएगा. अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2s माइनस 1, ये वाला कॉमन आ गया, अंदर बचा 2s माइनस 1. अब देखो जीरोस निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 होगी, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो s आ जाएगा हमारे पास 1/2 एंड 1/2. मतलब जो दो जीरोस इसकी होंगी 1/2 एंड 1/2. नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. राइट, अब वेरीफाई करने के लिए देखो मैं आपको बताती हूँ जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस.
सम ऑफ जीरोस, जैसे ये एक जीरो है अल्फा, ये एक जीरो है बीटा, तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब बी क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे एक्स एस है वेरिएबल, तो एस का कोफिशिएंट क्या होगा -4, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा। और ए क्या है हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 4, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये 1 और ये 1 इक्वल है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, 1/a4, तो 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4, तो ये और ये इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इतना हमें करना है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दोनों के बीच के रिलेशंस को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लिया हुआ है। स्टेटमेंट सम्स है। स्टेटमेंट सम्स में मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि स्टेटमेंट सम्स जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लिखते जाओ, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट्स एंड 1 बॉल फॉर ₹2050. Later she buys 3 bats and 2 balls for ₹1600. Find the cost of each bat and each ball. देखो, each bat and each ball मतलब हमें एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। हमें बोला है कि 4 बैट एंड 1 बॉल कॉस्ट 2050 एंड 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स कॉस्ट 1600। तो सबसे पहले जो हमें पूछा है हम उसको सपोज कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट हम ले लेते हैं x रुपीज या ₹x, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू ₹y। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4 बैट। अब देखो, एक बैट की कॉस्ट हमने x मानी है, तो 4 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। कैसे, सपोज करो आपने एक पेन लिया है और उस पेन की कॉस्ट है 5 रुपए। अगर आप 4 पेन लोगे तो कैसे निकालोगे, 4 × 5 ही तो करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। एक चीज की कॉस्ट आपके पास है, आपको ज्यादा की निकालनी है, सो यू विल मल्टीप्लाई। अगर आपको पास ज्यादा की दी हुई है, आपको कम की निकालनी है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो 4 बैट्स मतलब 4x एंड मतलब प्लस लगाएंगे 1 बोल तो y है, इज इक्वल टू कितने रुपीस की है, 2050। ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 2 बॉल्स मतलब 2y, कॉस्ट 1600, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से यूज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट हमारा ये जो y वाली टर्म है दोनों सेम हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4100, राइट। अब माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x माइनस 8x हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा आपका 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गए 2, -2500। माइनस से माइनस कैंसिल और x आ जाएगा आपका 500। y को निकालेंगे, y को कैलकुलेट करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x जो हमने निकाल लिया इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं 1 में कर लेती हूँ। 4x प्लस y इज इक्वल टू 2050। 4x हमने निकाला है 500 प्लस y इज इक्वल टू 2050, 2000 प्लस y इज इक्वल टू 2050, y आ जाएगा आपके पास 50। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बैट, क्या माना था हमने x, हमारे पास वैल्यू निकली है 500 रुपीज, 500। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y माना था, कितना आया हमारे पास ₹50, निकल गया। इजी था, बहुत इजी होते हैं स्टेटमेंट सम्स, तो बहुत इजी होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे आप इक्वेशंस को बना लो और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व करके अपनी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे आप वो अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter.
Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक लाइब्रेरी ने चार्जेस फिक्स किए हुए हैं कि अगर कोई बुक को 3 दिन के लिए लेकर जाता है तो इतने चार्जेस उसको पे करने हैं, बट अगर वो 3 दिन से ज़्यादा के लिए वो बुक रखता है तो ईच एडिशनल डे के लिए आपको ईच एड ऑन डे के लिए उसको एडिशनल चार्जेस को पे करना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं ₹X, एंड लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं ₹Y। तो सरिता का पहले देखें, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। देखो 7 दिन के लिए उसने बुक रखी और उसने 27 रुपए पे किए। 7 दिन में से 3 दिन तो चार्जेस फिक्स थे X रुपीज, उसने एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए रखी, 4 डेज के लिए, और एक एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्जेस हैं, Y रुपीज। तो 4 डेज के लिए कितने हो जाएंगे, 4Y। समझ में आई ये चीज, 7 दिन के लिए बुक रखी और 3 दिन के फिक्स हैं चार्जेस X, एक्स्ट्रा डेज कितने हुए 4, और हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज Y है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4Y हो जाएगा, और उसने पे कितने किए, 27। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही निकाल लेंगे, सुशी वाली, उसने पे कितने किए, 21 रुपए, शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स था X, प्लस एक्स्ट्रा कितने डेज हुए 2, तो 2Y इज इक्वल टू 21। ये सेकंड इक्वेशन होगी। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4Y माइनस 2Y इज 2Y, 27 माइनस 21 इज 6, Y इज इक्वल टू 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन क्या है, x प्लस 4Y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4Y हमने 3 निकाला है 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। समझ में आया, x 15 y 3। तो यहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू x हमने माना था 15 रुपीज, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, y माना था और कितना हो गया ₹3। रुपीज भी लिखना जरूरी है बिकॉज रुपीज भी एक यूनिट है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हमारे पास एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, जो सर्कल है टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें प्रूव करना है कि दिस AB प्लस CD, मतलब अपोजिट साइड्स को ऐड करके हमारा इक्वल आएगा, अपोजिट साइड्स का सम हमारा इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड D। मिड पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको हम मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का R और ये S हम मान लेते हैं। अब देखो, एक सर्कल की प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या हो, अब देखो ये सर्कल है, ये A पॉइंट जो है इस सर्कल के लिए क्या हो गया, AS एंड AP क्या हो गए इस सर्कल के लिए, टेंजेंट्स हो गए। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं और इस सर्कल तक टच कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट हो गई ना, AS, AP, PB, BQ, QC, RC, DS, DRE, these all are tangents to the circle। एंड सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि एक ही पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बन रही हैं तो दे विल बी इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, AS इज इक्वल टू AP, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हैं PB एंड BQ, तो BQ इज इक्वल टू BP, राइट। एंड इस पॉइंट से टेंजेंट्स कौन सी हैं, CQ एंड CR, तो CQ इज इक्वल टू CR हो जाएंगी। और इस पॉइंट से D पॉइंट से कौन कौन सी टेंजेंट्स है, DS एंड DR, तो DS इज इक्वल टू DR हो जाएगी।
इसका रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब आप देखोगे AS एंड DS, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो AD बन जाएगा, BQ एंड CQ को ऐड करेंगे तो BC बन जाएगा, और AP प्लस BP को ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा, DR प्लस RC को ऐड करेंगे तो CD बन जाएगा। तो अगर हम बोलें एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो गया, AD प्लस BQ प्लस CQ, ये वाली और ये वाली ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, BC इज इक्वल टू AP प्लस BP, इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB बन जाएगी, एंड CR प्लस DR क्या हो जाएगी, CD। तो हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ करना था हमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही हमें प्रूफ करना था। जो मेन चीज है इसमें वो ये है कि एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ प्रूफ दैट कॉस सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और जितना सिंप्लीफाई कर सके हम करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉस सेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में सबसे पहले आप इजी क्या रहता है कि साइन और कॉस की टर्म्स में आप उसको लिख लीजिए। कॉस सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेकेंड थीटा। माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं अलग से, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, हो गया। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, साइन थीटा में कन्वर्ट कर दोगे। आप जितना सिंप्लीफाई कर सको उसको करो। अगर राइट हैंड साइड आ जाती है ओके, अगर नहीं आती तो आप उतना सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड पे स्विच करोगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं जाके दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसी का ही नेक्स्ट ऑप्शन वाला है क्वेश्चन, प्रूफ दैट सेकेंड a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेकेंड a प्लस 10a इज इक्वल टू 1। जैसा मैंने आपको बताया हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे इसको भी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेकेंड a प्लस 10a, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड a का रेसिप्रोकल होता है कॉस a इंटू 1 माइनस साइन ए, ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है। सेकेंड ए 1 बाय कॉस ए प्लस tan ए होता है साइन बाय कॉस। सॉल्व करते हैं। 1 बाय कॉस ए एज इट इज, 1 माइनस साइन ए अभी एज इट इज लिखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए।
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या सकते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। इतना सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इतने से क्वेश्चन से आप कितने स्कोर कर सकते हो इस वाले पार्ट में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपको सिर्फ फॉर्मूलेस आइडेंटिटीज ये पता होनी चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे, आपकी वो किक मिलनी चाहिए आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये करूंगा ये करूंगी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक एंड सम व्हाइट बॉल्स। Find the number of white balls in the bag if the probability of drawing a white ball is 1/3. How many red balls should be removed from the bag for the probability of drawing a white ball to be 1/2? देखो हमें बोला है कि एक बैग में 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं एंड कुछ व्हाइट बॉल्स हैं। एक बैग में कितनी है 6 रेड है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और कुछ व्हाइट बॉल्स हैं, तो हम उसको x मान लेते हैं, हमें नहीं पता कितनी है। फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/3। हमें बोला है कि व्हाइट बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी होंगी। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितना है, हमने सपोज कर लिया ना यहाँ पे x है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 + 4 + x मतलब 10, x + 10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम हमारा कौन सा है, प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल मतलब व्हाइट बॉल्स कितनी है x, तो ऊपर x आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें दी हुई है 1/3 इज इक्वल टू x बाई x + 10। सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हमने निकाल लिया, हमारे पास कितनी है 5। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल टू बी 1/2। अगर हम व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 रखना चाहते हैं तो रेड बॉल्स हमें कितनी निकालनी पड़ेंगी। अब देखो ब्लैक बॉल्स उतनी रहेंगी 4। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रिंग एन इवेंट, हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोला है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है 5, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में देखो ब्लैक बॉल्स उतनी रहेंगी, व्हाइट बॉल्स हमारे पास 5 है और रेड बॉल्स 6 थी, बट हमने कुछ तो रिमूव कर दी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो कम होगी ना। सपोज मेरे पास 10 टोटल बॉल्स हैं, मैंने उसमें से 2 बॉल्स निकाल दी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2 बॉल्स निकाल दी, बट अभी नहीं पता मैंने कुछ बॉल्स निकाल दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो मेरे पास कम हो गई, 8 हो गई। तो क्या होगा 6 माइनस y, मेरे को नहीं पता ये y कितना है, मैंने कितनी बॉल्स निकाली है, रेड बॉल्स कितनी निकालनी है आई डोंट नो। ठीक है, अक्रिंग एन इवेंट, अक्रिंग एन इवेंट कौन सा है व्हाइट बॉल, 1/2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 5/9 + 6 इज 15 माइनस y, तो सॉल्व इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 5। मतलब अगर हम रेड बॉल्स 5 निकाल लें, 5 रेड बॉल्स should be removed। अगर हम 5 रेड बॉल्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास व्हाइट बॉल की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेक्शन सी था आपका ये, सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी समझ में आया। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 3-3 मार्क्स के रहेंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चंस इजी होते हैं, टफ इजी कुछ नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा आप बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। चल नेक्स्ट वीडियो में आप सेक्शन डी करेंगे। नेक्स्ट
जो आपका 4 मार्क्स ईच रहेगा। चलो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद सेक्शन डी। आई होप आप प्रैक्टिस करते रहोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल फुल ऑन होनी चाहिए। अब तो एग्जाम पास आने वाला है। चलो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।